वेलकम टू एस नॉलेज पॉइंट ऑल स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। दोस्तों, कोविड-19 के कारण आज पूरे देश के विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद है और ऐसी परिस्थिति में हमारे पास मात्र एक ही विकल्प मौजूद है, वह है ऑनलाइन क्लासेस। और इस उद्देश्य से हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का निर्णय लिए हैं कि मेरे छात्रों की पढ़ाई जो है वह बाधित न हो। हम बता दें कि अगस्त में विद्यालय खुलने की संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन छात्रों के गार्जियन से जो सुझाव लिए गए थे उसमें स्पष्ट रूप से छात्रों के गार्जियन जो है अगस्त में भी विद्यालय नहीं खोलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक इसका वैक्सीन जो है उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि कब विद्यालय खुलेगा और कब तक विद्यालय बंद रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आइए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई जारी रखें। और यह वीडियो अगर छात्रों तक पहुंचता है तो मेरे छात्रों से आग्रह है कि वह वीडियो ज़रूर देखें। अगर गार्जियन तक पहुंचता है या मेरे शिक्षक बंधुओं तक पहुंचता है तो इस वीडियो को उन छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं, और उन छात्रों को भी प्रोत्साहित करें ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस में रुचि नहीं रखते हैं या कम रखते हैं। तो आइए आज हम क्लास 10वीं के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के प्रथम अध्याय लोकतंत्र व्यवहार में के भाग 3 को प्रारंभ करें। दोस्तों, अगर आपने इस अध्याय के प्रथम भाग और द्वितीय भाग को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और दिए गए लिंक पर क्लिक करके भाग 1 और भाग 2 देख सकते हैं। तो आइए भाग 3 को शुरू करें। तो कल हम लोग लैंगिक मुद्दे और राजनीति के बारे में अध्ययन किए थे और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे भारत में महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में वैदिक काल में, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही उत्तम थी और पुरुष और महिला में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति कमज़ोर होती गई, महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। और हालांकि मध्यकाल में भी महिलाओं की स्थिति सबसे बदतर मानी जाती है, लेकिन जब भारत में पश्चिमी सभ्यता का आगमन हुआ, अर्थात यहाँ अंग्रेजी हुकूमत आई, तो उसके बाद से आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ावा के बाद महिलाओं की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। विभिन्न समाज सुधारकों के प्रयास के बाद महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे जो है सुधरना प्रारंभ की। भारतीय स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और आज जो है हम देख रहे हैं कि कुछ परिवार जो है महिला और पुरुष में यानी बच्चे और बच्चियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी भारतीय समाज के अधिकांश लोग जो हैं आज भी बच्चे और बच्चियों में काफ़ी विभेद करते हैं, अंतर महसूस करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है धार्मिक कारण, यानी अधिकांश धर्मों में, खास तौर से हिंदू धर्मों में यह माना जाता है कि अगर पुत्र जो है
वंश में जन्म नहीं लेता है तो उसका वंश जो है वहीं समाप्त हो जाता है। और पुत्र जो है वह मुक्ति का एक साधन है, यानी जब किसी की माता पिता की मृत्यु होती है तो पुत्र के द्वारा ही मुखाग्नि देने की प्रथा वर्षों से चली आ रही है। अगर वह पुत्र के द्वारा मुखाग्नि नहीं दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उनको मुक्ति नहीं मिली है। इन सभी कारणों से भी महिला और पुरुष में जो है काफ़ी समाज में भेदभाव देखने को मिलता है। तो आइए अगले बिंदु को हम लोग देखें। इसमें जो है शैक्षणिक क्षेत्र, महिलाओं की शैक्षणिक क्षेत्र में क्या स्थिति है। तो प्राचीन काल में महिलाएं भी बहुत विद्वान हुआ करती थी और इसका उदाहरण जो है हमें इतिहास में मिलता है। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति काफ़ी दयनीय होती गई और मध्यकाल में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। पश्चिमी सभ्यता एवं अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ावा के बाद धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा सुधार जो है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है देखने को मिला। और आज महिलाओं की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हद तक सुधर रहा है, लेकिन फिर भी महिलाएं जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर किसी भी लड़के या लड़की के माता पिता को यह अवसर मिलता है कि हमें लड़का या लड़की में से चुनकर किसी एक ही को उच्च शिक्षा देने की स्थिति है, ऐसी परिस्थिति में वह अपने लड़के को चुनता है, न कि लड़की को। या ऐसी भी बहुत सारी मान्यताएं हैं समाज में, अवधारणाएं हैं, जिसके वजह से लड़कियों के माता पिता जो है वह बाहर के या उच्च संस्थानों में नामांकन नहीं करा पाते हैं और महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छी नहीं हो पाती है, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है। इसके बाद जो है हम लोग देखें उच्च पदों पर महिलाओं की स्थिति। पदों पर महिलाओं की स्थिति जो है वह काफ़ी दयनीय है। हम लोग अभी देखें कि शैक्षणिक क्षेत्र में उच्च योग्यताधारी या उच्च योग्यता प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। तो ऐसी परिस्थिति में उच्च पदों पर भी जाने की महिलाओं के लिए मार्ग जो है वह बंद हो जाते हैं, जिसके वजह से उच्च पदों पर महिलाएं जो है नहीं जा पाती है। बहुत ही सीमित क्षेत्रों में ही उच्च पदों पर महिलाएं जो है बहुत ही कम मात्रा में पदस्थापित है। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग में 35% महिला आरक्षण के कारण बिहार में उच्च पदों पर महिलाओं की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन सुधर रही है। हालांकि अगर पूरे भारत स्तर पर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। इसके बाद आता है समान काम के लिए समान वेतन। वेतन के मामले में महिला और पुरुष में काफ़ी विभेद किया जाता है। अगर सरकारी सेवाओं को छोड़ दें हम लोग तो प्राइवेट सेक्टर में यानी निजी सेवा में महिलाओं का सैलरी जो है, महिलाओं का वेतन पुरुष के अपेक्षा काफ़ी कम दिया जाता है। अगर हम लोग गांव में भी देखें तो कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं जो है वह काफ़ी कम मजदूरी पर काम करती है। उनको काफ़ी कम मजदूरी दिया जाता है पुरुषों की अपेक्षा। यहाँ तक कि खेतों में घास निकालने, सोहनी करने, रोपनी करने इत्यादि जैसे कार्यों में महिलाओं से काम लेने के बाद उनको मात्र पूरे दिन की मजदूरी जो है 50 से 100 रुपये दिए जाते हैं। और वही पुरुष जो है अगर काम करता है तो उनको 300 से 500 तक की मजदूरी दी जाती है। अगर प्राइवेट स्कूलों में देखें हम लोग तो महिला और पुरुषों के सैलरियों में काफ़ी
अंतर देखने को मिलता है। तो ऐसे में हम लोग देख सकते हैं कि महिला और पुरुष में जो है अगर सैलरी के मामले में देखा जाए तो काफ़ी विभेद किया जाता है, काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद लड़कियों की घटती जनसंख्या। लड़कियों की जनसंख्या जो है वह दिन प्रतिदिन घट रही है, यानी पुरुषों की अपेक्षा जो है लड़कियों की संख्या जो है, महिलाओं की संख्या जो है काफ़ी कम है। अगर हम भारत में लिंगानुपात पर एक नज़र दौड़ाए तो 927 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है। हम देख सकते हैं कि 1000 पुरुष पर मात्र 927 महिलाएं हैं। यहाँ लड़कियों की जनसंख्या कितनी कम है। उसके बाद हरियाणा राज्य में सबसे कम भारत में लिंगानुपात देखने को मिलता है। यहाँ 1000 पुरुष पर मात्र 879 महिलाओं की संख्या है। तो आखिर इसके पीछे जो है क्या कारण है? महिलाओं की घटती जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण जो है समाज में लड़की और लड़का में भेद करने के कारण देखने को मिलता है। समाज में जो है अभी हम लोग देखें कि समाज में लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और लड़की को पराई संपत्ति माना जाता है, जिसके वजह से लड़कियों की जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसके बाद आता है असुरक्षा। भारत में महिलाएं जो है बहुत ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि बस में, ट्रेन में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी घटना होते रहता है। अधिकांश परिवार के लोग जो है महिलाओं को, लड़कियों को घर से अकेले नहीं जाने देते हैं। यहाँ तक कि कॉलेज और विद्यालयों में भी अकेले लड़कियों को जाने में बहुत सारे गार्जियन जो है संकोच करते हैं और उनको वहाँ तक पहुँचाने की भी व्यवस्था करते हैं। कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और उच्च शिक्षा के लिए किसी भी शहर या किसी भी राज्य में अकेले रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके या कहीं भी जाकर नौकरी भी कर सके। इसके बाद आता है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है बहुत ही खराब है। यहाँ भारतीय संसद में या राज्यों के विधान सभाओं में बहुत ही कम महिला पहुँच पाती है। एक आंकड़ा देखें हम लोग तो भारत में 10% से भी कम महिलाएं जो है वह संसद में प्रतिनिधि के रूप में पहुंच पाती है। 15वीं लोकसभा का एग्जाम्पल लिया जाए तो महिलाओं की संख्या जो है 59 थी, यानी 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या मात्र 59 थी। 59 महिलाएं ही चुनाव जीत करके और संसद में पहुंच पाई थी, लोकसभा में पहुंच पाई थी। स्थानीय निकाय में भी महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% जो है महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके वजह से महिलाएं जो है चुनाव जीत करके कम से कम 50% जो है चुनाव जीतती है और हमारे नगर निकायों में, पंचायती राज व्यवस्था में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, हमारा प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संसद में 33% महिला आरक्षण के लिए बिल लाया गया था, लेकिन यह बिल जो है भारतीय संसद से पारित नहीं हो पाया। हमारे कुछ समाजवादी या पिछड़े वर्ग के
नेताओं का कहना था कि यह आरक्षण जो है 33% महिलाओं का आरक्षण दिया जा रहा है, इससे हम सहमत हैं, लेकिन 33% जो महिला आरक्षण दिया जा रहा है उसमें भी वर्ग वाला यानी वर्ग के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और इस मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके वजह से 33% वाला महिला आरक्षण बिल जो है संसद से पारित नहीं हो पाया और वह कानून नहीं बन पाया, जिसकी वजह से आज भी संसद में तथा राज्यों के विधान पालिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है बहुत ही कम है। इसके बाद जो है आते हैं हम लोग जातिगत असमानता। भारत में प्राचीन काल से ही जातीय असमानता विद्यमान है। जैसा कि हम लोग इसी अध्याय के पिछले भाग में पढ़े थे कि प्राचीन काल में ही भारतीय समाज जो है वह वर्ण व्यवस्था में विभाजित था और प्रत्येक वर्ण में कई जातियां हुआ करती थी। उस समय कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था कायम थी, लेकिन आगे चल कर के और जन्म के आधार पर यह स्थिति बन गई। कुछ जातियों से कुछ जातियां जो है छुआछूत का भेदभाव रखा करती थी, यानी ऊंची जाति के लोग जो है निम्न जाति के लोगों से छुआछूत का भेद रखते थे और अधिकांश संपत्तियां जो है ऊंची जाति के लोगों के पास ही हुआ करती थी। लेकिन आज के परिवेश में सभी जातियों में गरीब या और अमीर हैं, लेकिन फिर भी ऊंची जाति के लोग जो हैं यानी ऊंची जाति के लोगों के पास आज भी अधिकांश संपत्तियां है। यानी अगर गरीबी और अमीरी का आंकड़ा देखा जाए तो आज भी ऊंची जाति के लोग ही जो है वह नीची जाति के अपेक्षा अधिक संख्या में अमीर हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों का प्रतिशत अनुपात। यहाँ पे एक डाटा दिया गया है और इस डाटा के आधार पर हम लोग देखेंगे कि भारत में विभिन्न जाति विभिन्न वर्ग समूह के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। और यह डाटा जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1999 से 2000 का है। और यहाँ हम लोग इस आंकड़ा में हम लोग देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों में 45.8% तथा शहरी क्षेत्रों में 35.6% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं। अनुसूचित जाति में 35.9% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 38.3% लोग, अन्य पिछड़ी जातियों में 27% तथा शहरी क्षेत्रों में 29.5% लोग, अगड़ी जातियों में जो कि मुसलमान हैं 26.8%, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में और 34.2% शहरी क्षेत्रों में, हिंदू अगड़ी जातियाँ 11.7% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 9.9% शहरी क्षेत्रों में, ईसाई अगड़ी जातियाँ 9.6% ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 5.4%, सिख अगड़ी जातियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे बिल्कुल नहीं है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 4.09%, अन्य अगड़ी जातियाँ 16% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 2.7% शहरी क्षेत्रों में, सभी समूह 27% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में 23.4%। यहाँ हम लोग इस आंकड़ा में देख चुके कि भारत में गरीबी की क्या स्थिति है, यानी किस वर्ग समूह में कितने प्रतिशत लोग जो है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे हैं। और गरीबी रेखा के नीचे उन व्यक्तियों को माना जाता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 327 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना
तथा शहरी क्षेत्रों में 455 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति महीना खर्च करने वाला व्यक्ति जो है वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। इसके बाद भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। भारत में हम लोग जानते हैं कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा सभी धर्मों के लोगों को एक नज़र से देखा जाता है और सभी लोगों को कोई भी धर्म अपनाने और त्याग करने की स्वतंत्रता है। इसको मौलिक अधिकार में भी सम्मिलित किया गया है। तो भारत जो है धार्मिक आधार पर भी विविधताओं से भरा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का धार्मिक प्रतिशत जो है हम लोग इस आंकड़ा में देख सकते हैं। इस आंकड़ा में हिंदू धर्म जो है भारत में 79.80%, मुसलमान 14.23%, बौद्ध 0.70%, जैन 0.37%, ईसाई 2.30%, सिख 1.72%, अन्य धर्म 0.66% और कोई भी धर्म नहीं मानने वाले यानी नास्तिक लोगों की संख्या जो है 0.4% है। यह आंकड़ा 2011 के जनगणना के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। 1961 के बाद विभिन्न धर्मों के प्रतिशत में जो है काफ़ी अंतर हुआ है। हिंदू, जैन और ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की संख्या में थोड़ी कमी आई है, जबकि अन्य धर्म मानने वाले लोगों की संख्या जो है सामान्य रही है। दोस्तों, यह अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है। मेरे छात्रों से आग्रह है, अनुरोध है कि इस लेसन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्नों को लिखने का अभ्यास जरूर करें। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।